तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम साउंड के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे कि साउंड किस तरीके लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और यहाँ से फिर दो टॉपिक आए थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं। ये सब डिस्कस करने के बाद ये सब हमने डिस्कस किया लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, इनके डिफरेंसेस। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हमने देखना शुरू किया था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे फिर इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमंस, जो लैरिंग्स का पोर्शन है ये हम देख चुके हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पोर्शन हम देख चुके हैं, और साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल ये देख चुके हैं। स्पेस में क्या होता है, साउंड ट्रेवल नहीं करता है तो रेडियो वेव्स का यूज करना पड़ता है, तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। स्पीड ऑफ साउंड भी हम देख लिए हैं, रेस बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड सोनिक बूम्स के आगे से यहाँ पे भी हम काफी कुछ देख चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे वेव्स बन रही हैं और ये बोट ऊपर हो रही है। जितना किसी मीन डिस्टेंस से जितना हाइट ऊपर और जितना हाइट नीचे मिला के वो एम्पलीट्यूड है। तो ये जैसे मीन रहा तो एम्पलीट्यूड इसका, एक बार एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ आएगा फिर एक बार डाउन आएगा। यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है ये रहा एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने वेव्स पास करेंगे, तो 1 हर्ट्ज यानी कि एक सेकंड में एक पूरा वेव या एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 हर्ट्ज हो गया। अब एक सेकंड में 2 वेव पास होंगी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे यानी कि ज्यादा वेव्स पास करते हैं तो वेवलेंथ हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। और अगर हम वेवलेंथ बढ़ा देते हैं कि नहीं वेव लंबी है तो गिवन टाइम में कम वेव जा पाएंगी, तो फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। तो ये से फ्रीक्वेंसी इसकी 1 हर्ट्ज है। अभी एक सेकेंड में एक कंप्लीट साइकिल चली जाएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो गई। फ्रीक्वेंसी 3 गुना तो वेवलेंथ 3 गुना कम हो गया। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ऑन द सोर्स ऑफ द वेव्स। यहाँ पे जैसे ये सोर्स ऑफ वेव्स सिर्फ ये चीज है कि जो ऊपर नीचे जा रहा है, सोर्स पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। बाकी सब पाथ में कुछ भी हो वो फ्रीक्वेंसी वहां पे इफेक्ट नहीं होगी। और सेम अभी वेव स्पीड है। अगर आप टॉप पॉइंट्स देखें दोनों वेव्स का, तो दोनों वेव्स की स्पीड सेम है। चाहे हायर फ्रीक्वेंसी हो लोअर फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड जैसे सेम हमें नजर आई। यहाँ पे ऊपर वाली वेव फास्टर है। इसका टॉप पॉइंट कितना धीमे जा रहा है, इसका टॉप पॉइंट कितना तेजी से निकल गया। और यही फिनोमेना हम देख पाते हैं वेव और इसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, इन तीनों का रिलेशन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो यहाँ स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेव शेप के सेंस में जैसे हम देखें तो ये स्ट्रिंग अगर एक सेकंड में 200 बार वाइब्रेट करती है यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 200 हर्ट्ज। और ये जितने भी म्यूजिकल स्केल्स हैं 440 हर्ट्ज, यानी कि वो जिस चीज को स्ट्राइक करेगा वो एक सेकंड में 440 टाइम्स वाइब्रेट करेगा। तो उसी हिसाब से उसका आवाज अलग होगा। और स्पीड ऑफ साउंड किसी मीडियम में किसी टेम्परेचर में कांस्टेंट रहता है, कैसे डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है किसी भी मीडियम में। और जितना फ्रीक्वेंसी होगा वहीं से ये टर्म आता है पिच, जिसे हम कहते हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच्ड वॉइस। पिच्ड वॉइस को आप इस सेंस में कह सकते हैं कि जो ज्यादा हाई पिच्ड वॉइसेस होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वॉइसेस, थोड़ी पतली आवाजें होती हैं, जैसे छोटे बच्चे की आवाज या लड़कियों की आवाज कंपैरेटिवली। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो थोड़ा होर्स सी आवाज होने लग जाती है। और ये जो वेव का शेप है, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, वेव का शेप
ये टिम्बर बनाता है। ये सभी के सभी 440 हर्ट्ज के सेंस में जैसे हैं। यहां से आपको डॉपलर इफेक्ट समझ में आएगा कि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो देखिए सामने की तरफ कंप्रेस हो रही हैं वेव्स। और सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा जो तेज चल रहा है, तो ये एक्चुअली साउंड से भी ज्यादा तेज चल रहा है। तो जब तक में वो कंप्रेशन बन रहा है तब तक में वो सोर्स और आगे चला गया, तो ये कंप्रेस्ड वेव से भी आगे चला जा रहा है सोर्स, तो एक कोन के जैसा बनता चला जा रहा है। और ह्यूमंस की रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज, डॉग्स 40,000 हर्ट्ज तक सुन लेते हैं, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स 1,75,000 हर्ट्ज। तो V इज इक्वल टू, अगर हम कहें लैम्डा अपॉन टी होता है और 1 अपॉन टी को हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, तो ये V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ या म्यू जो आप कहना चाहें। और स्पीड ऑफ साउंड ये डिपेंड करता है मीडियम पे। तो जैसे एयर है तो एयर में जो भी स्पीड होगी हॉट एयर में और ज्यादा होगी, ह्यूमिड एयर में भी ज्यादा होगी और डेंस एयर में भी ज्यादा होगी अगर कुछ उसमें है तो। वाटर में और ज्यादा होगी, मेटल्स में और ज्यादा होगी। और एम्पलीट्यूड क्या है, किसी भी पार्टिकल का जो मीन पोजीशन से जितना डिस्टरबेंस है वो एम्पलीट्यूड है। तो लार्ज एम्पलीट्यूड, स्मॉलर एम्पलीट्यूड। और अगर आप किसी को दूर खड़ा है कोई, आप आवाज देते हैं जोर से तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको जल्दी आवाज सुनाई दे जाएगी, वेव की स्पीड उतनी ही है, बस इतनी सी बात है जब उसको सुनाई देगा तो और ज्यादा सुनाई देगा। तो आपके तेज बोलने से वेव स्पीड नहीं चेंज होगी। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हम स्ट्राइक करते हैं किसी चीज से तो ये वाइब्रेट करता है और इसका वाइब्रेशन ये पकड़ता है, ऑसिलोस्कोप चीज है ये। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि और ज्यादा पिच यानी कि और पतली आवाज। अब देखिए इसमें कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उतनी है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो आवाज धीमी है, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो आवाज तेज हो रही है। और फ्रीक्वेंसी अब कम हो रही है तो आवाज पतली से भारी की तरफ जा रही है। और ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली इंफ्रासोनिक हो जाएगी, फिर भी हमें सुनाई नहीं देगा। फ्रीक्वेंसी उतनी है, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। पतली आवाज है तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी कि हायर पिच, आवाज पतली होती जा रही है। सेम बॉटल्स हैं
बस हमने अलग अलग पानी डाला है तो सबकी आवाजें अलग अलग हैं। बाकी तो ये साउंड का विजुअलाइजेशन हम देख ही चुके हैं। ये सोनिक बूम जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये फ्रीक्वेंसी एक ऑब्वियसली एक एमिट हो रही है, और जब ये सामने की तरफ जा रहा है बहुत तेज स्पीड से तो ये कंप्रेस हो रही हैं ये साउंड वेव्स। और एक टाइम पे आके जब ये स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो ये साउंड वेव्स ऐसे शॉक वेव्स बनाएंगे जो कि कंप्रेस होके एक ऐसा कोन के जैसा शेप ले लेंगे, और ऐसा व्हाइट कलर का हमें प्लेन के पीछे दिखाई देता है फिर। और ये है मार्क नंबर कैटेगरीज। तो मार्क 1 होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो 1 से नीचे वाली जो चीज है मार्क 0.8 यानी कि साउंड की स्पीड का 0.8 टाइम्स है। तो 1 से थोड़ा सा कम है तो साउंड ये है सबसोनिक। ये है ट्रांससोनिक यानी कि साउंड की स्पीड को ये अब क्रॉस कर रहा है। साउंड की स्पीड से ज्यादा मार्क 1.2 से ज्यादा हो गया तो सुपरसोनिक, फिर हाइपरसोनिक, और इसी तरीके से आगे मार्क ये वर्ड यूज किया जाता है। और जब कोई प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से कोई प्लेन जाता है तो आपको प्लेन दिखेगा, लेकिन आपको उस टाइम आवाज नहीं आएगी जब वो प्लेन गुजर चुका होगा, और ये सोनिक बूम का ये जो कोन बन रहा है ये जब आप पे पड़ेगा तब आपको इसकी आवाज सुनाई देगी, इसके इफेक्ट्स सुनाई देंगे, एक शॉक वेव के जैसा आपको महसूस होगा। और ये इसी होता है कि जैसे कोई मूविंग साउंड सोर्स जब तेजी से चलता है तो सामने की तरफ वेव्स कंप्रेस होती हैं और पीछे की तरफ वेव्स दूर दूर होती हैं, रेयर फैक्शन आप कह लीजिए। और जब कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड में अभी अप्रोच कर रहा है तो कंप्रेस हो रही हैं वेव्स, और जैसे ही एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलने लगता है तो ये वेव्स कंप्रेस होते होते कलेक्टिवली फिर एक ये शॉक वेव की शॉक कोन के जैसा एक ऐसा बनता चला जाता है जिसे हम सोनिक बूम कहते हैं। वेव्स कंप्रेस हो रही हैं लेकिन ये इतनी तेजी से आगे जा रहा है कि कंप्रेस वो पूरा पीछे चले गया है, वो तो कोन के जैसा शेप बन जाता है। और ग्राउंड में अगर देखें तो एक ऐसा हाइपरबोला का शेप बनता है। और ये सोनिक बूम्स का इस्तेमाल कई सारे जीव करते हैं, मतलब जैसे इस सेंस में ये शॉक वेव का, सोनिक बूम को एग्जैक्टली नहीं, शॉक वेव्स का। तो जैसे कई सारे ऐसे केले हैं, छोटी छोटी मछलियों को इस तरीके से मतलब एक शॉक वेव छोटा सा बनाते हैं कि थोड़ी देर के लिए पैरालाइज के जैसा हो जाती है, तो उतने में उनका शिकार कर लेते हैं। टर्म आता है एको। तो जहां कहीं ऑडिटोरियम में कहीं कोई व्यूअर बैठे हैं तो उन्हें एक डायरेक्ट आवाज आती है, एक इनडायरेक्ट आवाजें आती हैं आसपास की चीजों से टकरा के। तो इसको हम कहते हैं आवाज गूंजना। और ऑब्वियसली ये जो टाइम है डायरेक्ट साउंड आने का और ये रिफ्लेक्टेड साउंड आने का, ये टाइम 0.1 से कम है। तो आपको डिस्टिंक्ट नहीं लगते साउंड्स, लेकिन कंटिन्यूअस चल रहे हैं वो साउंड। तो कंटिन्यूअस चल रहे हैं तो इससे सुनने में बहुत दिक्कत आती है आपको। ये मतलब आवाज आ रही होती है लेकिन समझ नहीं आता है कि बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है। एक टाइम पे वो प्रॉपर वो नहीं आ रहा है कि जो सुनना है, क्योंकि वो जो डायरेक्ट आवाज आ रही है बाकी सब रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो मिक्स सा सुनाई दे रहा है सब। तो इतना गूंज रहा है कि आवाज क्लियर नहीं हो रही है। तो ये होता है रिवर्बरेशंस। और यही रिवर्बरेशंस जब एक थोड़े से इस टाइप से हो जाता है कि ये टाइम 0.1 से ज्यादा हो जाता है तो वो एको कहते हैं उसे, कि एको यानी कि अब वो आपको दोबारा से अलग साउंड के जैसा सुनाई दे रहा है।
तो ये एको था। अब अगला जैसे टर्म है या टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, तो पहले तो इसको एक नॉर्मल मैकेनिकल वेव में देखते हैं, जिसमें दूसरा एंड क्लोज्ड है। क्लोज्ड यानी कि मूव नहीं करेगा। तो जहां पे ये एंड क्लोज्ड होता है, वहां पे वेव का फेज, इसे कहते हैं फेज चेंज होना। और हमने एक और चीज यहां ऑब्जर्व करी कि जब दो वेव्स क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, जब क्रॉस करती हैं दो वेव्स एक दूसरे को, तो सुपर इम्पोज होती हैं। तो जैसे कि ये अब दो वेव्स आ रही हैं, ये ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड है, ये नीचे की तरफ अभी इसका एम्पलीट्यूड है, और ये जहां पे क्रॉस करेंगे इंडिविजुअली वही वेव्स रहेंगे, और जब ये क्रॉस कर रहे होंगे तो जो इनका सम होगा एम्पलीट्यूड का, ये जो भी, वो वैसा दिखाई देगा। तो जब इनका एम्पलीट्यूड मिल जाता है तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब एम्पलीट्यूड माइनस हो जाता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यही रिफ्लेक्शन और इसी के सेंस में बन जाती है स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ज्यादा कुछ खास मूव नहीं कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं एंटी नोड्स। और दो नोड्स के बीच को हम कहते हैं वेवलेंथ, या दो एंटी नोड्स के बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कह देते हैं। तो जैसे ये भी एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, ये एक स्टैंडिंग वेव बन रही है जिसमें कितने लूप हैं, 1 2 3 4 5 6 लूप हैं इसमें। तो जहां पे ज्यादा बहुत मिनिमम वाइब्रेशन है या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, वो नोड्स हैं। बाकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली जगहें हैं, ये एंटी नोड्स हैं। तो ये स्टैंडिंग वेव का इसलिए दिखाया कि आपको ये जैसे क्लियर हो कि जो बांसुरी बजाई जाती है उसमें भी इसी तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं बांसुरी के अंदर, अलग अलग शेप्स के, तो फिर वो उस तरीके से आवाज निकलती है। तो हमने रिफ्लेक्शन भी देखा, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स भी देखा। अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड। तो ह्यूमन हियरिंग 20,000 हर्ट्ज, इसके ऊपर के सारे तरह के साउंड्स अल्ट्रासोनिक हैं। तो चाहे डॉल्फिन्स हो या व्हेल्स हो, ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और बाकी ये अल्ट्रासाउंड का यूज हम करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए। तो ये इसमें ट्रांसड्यूसर होता है, ये अल्ट्रा साउंड क्रिएट भी करता है और अल्ट्रासाउंड को जो रिफ्लेक्ट होके आएगा उसको डिटेक्ट भी करता है। तो जब हम इस अल्ट्रासाउंड मशीन को लगाते हैं बॉडी के अंदर, तो जैसे इससे टकराया तो थोड़ी चीज रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर टकराएगा थोड़ा सा फिर रिफ्लेक्ट हुआ, उसके और अंदर कुछ टकराएगा वहां से रिफ्लेक्ट होगा। तो हम पूरे एरिया को इस तरीके से मैप कर सकते हैं। और ये लाइव टाइम में जब करते हैं तो हमें प्रॉपर मूविंग इमेजेस मिलती हैं। इसमें इसकी परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए कई बार इस तरीके से दो वेव्स का यूज करते हैं। तो देखिए, दो वेव्स हमने मिला दी, तो ये जो वेव फंक्शन बना, ये इन दोनों का समेशन है। ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स का एक एग्जाम्पल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इमेजेस आपको मिल रही हैं वो और क्लैरिटी के साथ मिलती हैं, क्योंकि और ज्यादा पेनिट्रेशन हो रहा है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड्स आ रहे हैं आप उनको और अच्छे से कैच कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से फिर चाहे वो थायराइड हो, शोल्डर में कुछ इंजरी हो, आपके ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट, अलग अलग लिवर, किडनी, हर जगह पे आप टेस्ट कर सकते हैं।
ये अल्ट्रासाउंड एक फिनोमेना है और हम कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेशंस में आप कितना भी लिख सकते हैं इसका। अल्ट्रासाउंड इन इंडस्ट्री, जहाँ पे फ्लॉज डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड लगाते हैं। तो जैसे अल्ट्रासाउंड बीम हमने डाली, ये इसके अंदर भी जाएगी और कहीं पे अगर क्रैक है वहां से बीम रिफ्लेक्ट होगी थोड़ा सा, और ये जो बीम रिफ्लेक्ट होगी ये इस सेंसर तक पहुंचेगी, तो ये समझ जाएगा कि कहीं पे क्रैक है और कहां पे क्रैक है। अब ये एको-लिक्वेशन ऑफ बैट्स, तो बैट्स भी ऐसा हाई पिच्ड साउंड निकालते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, जो कि रिफ्लेक्ट होके इनको जब मिलता है तो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना बड़ा कीड़ा है, कहाँ कितनी स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये आपस में भी कम्युनिकेट कर पाते हैं ऐसे साउंड्स की वजह से। और यही फिनोमेना डॉल्फिन्स में भी है, और यही फिनोमेना सोनार और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स में भी है। और एक डिवाइस होता है जिससे हम इन अल्ट्रासाउंड्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो साउंड्स निकालते हैं अलग अलग टाइप के बैट्स, सबका अपनी अपनी आवाज है, सबके अपने अपने तरीके हैं, यूनिक कॉल्स हैं। जैसे देखिए, नॉर्मली हमें नहीं सुनाई देता, इसको हमने विजिबल हियरिंग रेंज में किया है तो हमें सुनाई दे पा रहा है। अब ट्यूनिंग फॉर्क्स का जिक्र करते हैं, इसका थोड़ा बहुत जिक्र आया है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क्स है, और हर ट्यूनिंग फॉर्क का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है कि आप इसे वाइब्रेट करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होगा। और इस ट्यूनिंग फॉर्क में अगर आप कहीं कोई लोड लगा देते हैं, कोई पिन लगा देते हैं, कुछ भी ऐसी चीज, तो इससे इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। और ये हमें दिखेगा नहीं कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जैसे पानी में हमने इसको डाला तो हमें दिखता है कि कितनी तेजी से वाइब्रेशन है। क्योंकि अब 240 हर्ट्ज का कोई है अगर ट्यूनिंग फॉर्क, तो 1 सेकंड में 240 बार इधर उधर होगा, जो कि हम देख ही नहीं पाएंगे। तो कोई ट्यूनिंग फॉर्क में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप उसे पानी में डालिए तो पानी दिखा देगा कि मूवमेंट हो रहा है, और या तो फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इस ट्यूनिंग फॉर्क से कोई ऐसी बॉल लगा दें। ये फिनोमेना दोबारा से देखिएगा, ये इस फिनोमेना को कहा जाता है रेजोनेंस। एग्जैक्टली आपके एक रेजोनेंस नाम से कोर्स में नहीं है, लेकिन ये पता रहेगा तो आपको और क्लैरिटी रहेगा साउंड का। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वही फिनोमेना है कि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वो वही उसी टाइप की वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे ये है कि दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी कि आप किसी भी चीज को वाइब्रेट करेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा। तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी दो चीजों की सेम है तो ऐसा होता है कि ये वाइब्रेशन कैच तो करेगा ही, भले किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो, थोड़ा बहुत तो कैच करेगा। लेकिन अगर सेम नेचुरल वाइब्रेंट फ्रीक्वेंसी का है तो ये इस तरीके से रेप्लिकेट करेगा कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से कैच कर लेगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो काफी बढ़ जाएगा। तो जैसे हमने इस वाले को टच भी नहीं किया, ठीक है। इसके बाद हाउ स्पीकर्स वर्क चलिए देख लेते हैं। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, इन्होंने इस तरीके के 4 फॉर्मूले दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से मैग्नेटिज्म से जुड़ी है और मैग्नेटिज्म किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है। इनके इन दोनों खास फॉर्मूले को अगर हम देखें तो
अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ तो करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो रही है तो ये प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म। तो ये दो फॉर्मूले हैं और किस तरीके से इनका यूज किया जाता है माइक्रोफोन्स में एंड स्पीकर्स में। तो पहले तो ये फिनोमिना देखते हैं। फिनोमिना यही है कि अगर कहीं पे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, नहीं इनफैक्ट ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए कहीं, और वहां पे हम कोई कॉइल मूव करते हैं कि कॉइल से चेंज इन फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होगा कॉइल में, तो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दूसरा फिनोमिना है कि किसी भी कॉइल में अगर करंट जाएगा तो करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। अब जरा देखते हैं यही चीज किस तरीके से ट्रांसलेट होती है माइक्स में। तो माइक में जब आवाज आती है तो जिस भी फ्रीक्वेंसी की आवाज है वो इस डायफ्राम को भी हिलाती है। ये डायफ्राम जुड़ा है, ये है परमानेंट मैग्नेट, ये डायफ्राम जुड़ा है इसके कॉइल से, इलेक्ट्रिक कॉइल से। तो जब ये मूव होगा तो इसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल में। तो जितना डिस्टरबेंस होगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। ये जैसे आप देख भी पा रहे हैं, ये डायफ्राम आगे पीछे जा रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं जिसको हम कहीं रीड कर लेते हैं। तो और यही इलेक्ट्रिसिटी जब हम किसी स्पीकर में देते हैं, स्पीकर में ये रहा मैग्नेट और कॉइल हमने आगे लगा दिया, तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगी तो ये कॉइल भी एज अ मैग्नेट काम करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब यही चीज है कि किसी भी वायर से हम करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो वो एज अ मैग्नेट काम करेगी। तो किसी कॉइल से हम करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो ये एज अ मैग्नेट काम करेगी। मैग्नेट काम करेगी तो ये इस मैग्नेट से रिपल्शन क्रिएट होगा, और जब रिपल्शन और अट्रैक्शन ये क्रिएट होगा तो ये मूवमेंट क्रिएट होगा, और यही मूवमेंट जुड़ा है डायफ्राम से। तो जितना करंट वहां प्रोड्यूस हुआ था उतना ही करंट हम यहां दे रहे हैं, तो जितना डिस्टरबेंस वहां से आया था उतना ही डिस्टरबेंस हम यहां क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से स्पीकर्स काम करते हैं। तो किस तरीके से हमने मोशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करके इलेक्ट्रिक इंपल्सेस बनाया, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का यूज करके हमने उसे मोशन बनाया, और आगे 10th क्लास में फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फिर ये सब चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, इनको देखना शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर देखें डिस्टेंस के साथ, तो एक क्रस्ट दूसरा क्रस्ट, इसके बीच की चीज वेवलेंथ, जो मीन जो पोजीशन है यहां से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएं तो ये रहा एम्पलीट्यूड। और अगर टाइम के सेंस में देखें तो एक क्रस्ट से दूसरा क्रस्ट आने में जितना टाइम लगा, या यूं कह लीजिए इस वेव को यहां से यहां जाने में, एक पूरा वेव को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, ये हो गया टाइम पीरियड। और एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड ही है। और टाइम पीरियड किस तरीके से फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। और हम यहां पे अगर स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट, वेव स्पीड, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक वेवलेंथ जाने में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ लैम्डा और टाइम लगा t, तो यानी कि v इज इक्वल टू
लैम्डा ओवर टी, या इसको हम लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये है लो फ्रीक्वेंसी, लो एम्पलीट्यूड, लो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी इसका कम है। यहां पे एम्पलीट्यूड उतना ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। तो अगर हम यहाँ पे एक बैरियर लगा दें और पूछें कि 1 सेकंड में कितनी वेव गई, तो 1 सेकंड में ये कम जा पाएगी, 1 सेकंड में ये ज्यादा चली जाएगी। इसी चीज को हाई फ्रीक्वेंसी कहा गया है। ये है लो फ्रीक्वेंसी लेकिन एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसमें भी एम्पलीट्यूड ज्यादा है और ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गया है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं अलग अलग टर्म्स को। और जैसा एम्पलीट्यूड जुड़ा होता है लाउडनेस से, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड यानी कि ज्यादा लाउड साउंड होगा, और कम एम्पलीट्यूड यानी कि थोड़ा सा कम साउंड होगा। फ्रीक्वेंसी कम है यानी कि पिच भी कम है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी कि हायर पिच। तो पतली आवाज कौन सी होगी? हायर पिच वाली आवाज पतली होगी। एम्पलीट्यूड छोटा है वाइट आवाज, एम्पलीट्यूड ज्यादा है लाउड। यहां पे हम देखते हैं कि 1 सेकंड में 3 वेव गुजरेंगी, तो ये 3 हर्ट्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज। और ये टाइम जितना लगा 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड। तो फाइनली हम पे ये आप याद करने के सेंस में इसे इस तरीके से देख सकते हैं। वेव स्पीड ऊपर है, नीचे है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वेव स्पीड अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? वेव स्पीड अपॉन और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये भी पता है। तो जैसे एक फुल वेवलेंथ 1 सेकंड में गई तो ये बनेगा 1 साइकिल पर सेकंड, जो कि है 1 हर्ट्ज। 2 फुल वेवलेंथ 1 सेकंड में गई तो 2 हर्ट्ज। अगर हाफ वेवलेंथ 1 सेकंड में गई तो 0.5 हर्ट्ज। और एक फुल वेवलेंथ 2 सेकंड में गई है तब भी ये 0.5 हर्ट्ज। और पर सेकंड वाली बात है, 2 सेकंड में एक फुल वेवलेंथ गई यानी कि 1 सेकंड में हाफ वेवलेंथ जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ साउंड हमने देखा, लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड्स, साउंड इंस्ट्रूमेंट्स, वाइब्रेशन। और ये चीज है टिम्बर, क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म। The quality of a musical note or sound that distinguishes different type of sound. और टिम्बर ही वो एक्चुअली चीज है कि वो सेम पिच एंड सेम लाउडनेस, 2 साउंड्स हैं जिनका सेम पिच है एंड सेम लाउडनेस है, लेकिन फिर भी हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वायलिन की आवाज है, ये सितार की आवाज है, ये कुछ और आवाज है। और हार्मोनिक्स इन ओपन ट्यूब, इस तरीके से ये है स्टैंडिंग वेव्स। ये स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, और ये दोनों तरफ ओपन है। अगर ये क्लोज्ड होता है एक तरफ से तब भी स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। और जैसे आप अभी साउंड चैप्टर अभी क्लास 9th में आया है, तो बस इस चीज का जिक्र आ गया है। बस वैसे इस चीज का भी जिक्र नहीं है, ये भी मैंने एक्स्ट्रा के तौर पे बताया है, लेकिन बस यहाँ पे इस चीज का जिक्र आ गया है कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स में भी साउंड प्रोड्यूस होता है। जब आप जैसे 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे फिर एक्चुअली में ये सब चीजें आएंगी। पूरा चैप्टर इसी बारे में है कि जब कोई ओपन, दोनों साइड ओपन है, तो स्टैंडिंग वेव कहाँ कहाँ बनेगी, कहाँ नोड बनेगा, कहाँ एंटी नोड बनेगा, क्लोज्ड हो गया तो क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूले होंगे, फिर ये सब टाइप के सवाल 11th में आएंगे। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, ये हमने देख लिया। स्पीड ऑफ साउंड भी हमने देख लिया, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स। सोनिक बूम, माक 1 स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, इधर इंफ्रासोनिक या सबसोनिक, इधर सुपरसोनिक। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड,
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने एको एंड रिवर्बरेशंस देखा। इनके एप्लीकेशंस मेगाफोन, स्टेथोस्कोप, साउंड बॉक्स या ऑडिटोरियम्स। रिवर्बरेशंस में टाइम 0.1 सेकेंड से कम होता है कि आपको अलग से आवाज नहीं सुनाई देती, बस मिक्स हो जाती आवाजें इतनी कि क्लियर नहीं सुनाई देता है। सुनाई दे रहा है कि सामने से आवाजें आ रही हैं, लेकिन क्या बोल रहा है क्लैरिटी नहीं है। तो इसी चीज को कहते हैं कि गूंज बहुत रहा है। और जब कभी गड़बड़ हो जाता है किसी सिनेमा हॉल में या फिर किसी ऑडिटोरियम में, जब ये इस तरीके से ढंग से सेटअप नहीं होता है, तो इतना रिवर्बरेशंस हो जाता है कि आवाज मतलब सुनाई नहीं देती। मतलब उस सेंस में कि वो सिंगर है, गा रहा है, लेकिन इतना गूंज रही है आवाज, और पब्लिक भी जो थोड़ा बहुत आवाज हो रही है, थोड़ा सा हमेंगे, इतना गूंज रही आवाज कि सुनाई मतलब क्लैरिटी नहीं आ रहा है, मिक्स हो जा रही है, सब गड़बड़ सा फील हो रहा है। और इसी वजह से इंटीरियर्स इतना इनको ये साउंड एब्जॉर्बिंग इंटीरियर्स लगाया जाता है कि डायरेक्ट आवाज सुनाई दे सीधा, और जो ऊपर से आवाज है ये रिफ्लेक्ट होके आ जाए, लेकिन इधर उधर की आवाजें खामखा की सब ये एब्जॉर्ब हो जाए। तो रिवर्बरेशंस एंड एको, जब टाइम 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो जाता है तो ओरिजिनल आवाज आपको डिस्टिंक्टली सुनाई देती है। अल्ट्रासाउंड हमने देख लिया फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, कोई भी क्रैक्स, कोई भी अनइवन सरफेसेस, टू क्लीन इंट्रिकेट कंपोनेंट्स। अल्ट्रासाउंड डालेंगे, सब कुछ वाइब्रेट करेगा और तो गंदगी भी साफ हो जाएगी। तो ऐसे जो पार्ट्स हैं, देखिए कितने इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेट पार्ट्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं और नीचे तक वो खोखला है, और गंदगी अगर जमी होगी तो आप ये पार्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा। तो व्यू इंटरनल पार्ट्स, तो हार्ट का कौन सा एरिया डैमेज्ड है, कहाँ पे हमें ये कुछ चीज लगानी है। फीटस नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, टू ब्रेक किडनी स्टोन्स। जब साउंड डालेंगे अल्ट्रासाउंड तो किडनी स्टोन भी वाइब्रेट करेगा और टूट जाएगा। और सोनार, मछलियां पकड़ने में, समंदर की गहराई देखने में, समंदर के नीचे का सरफेस प्लेन है या पहाड़ है या खाई है, दुश्मन के सबमरीन्स कहाँ हैं, ये सब चीजें। और बैट्स, नेचर तो करता ही है, बैट्स में इकोलोकेशन, बैट्स, व्हेल्स, डॉल्फिन्स। एको की जरूरत, परसिस्टेंस ऑफ साउंड 0.1 सेकेंड, उससे कम टाइम में आवाज आएगी तो रिवर्बरेशन है, लेकिन आपको कंबाइंड साउंड सुनाई देगा, अलग से फील नहीं आएगा कि ये अलग आवाज थी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में अगर हम देखें तो एक चीज हो गया लाउडनेस, जो कि डिपेंड करता है ऑन द एम्पलीट्यूड। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगी। दूसरी चीज हो गई पिच, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी हायर पिच और पतली आवाज, लोअर पिच यानी कि कम फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में टिम्बर, ये क्वालिटी टिम्बर हमें मदद करती है एक इंस्ट्रूमेंट या एक साउंड को दूसरे से डिस्टिंग्विश करने में, जब दोनों का लाउडनेस एंड पिच सेम हो तब भी। तो जैसे साउंड वेव्स ऑफ अ गिटार और साउंड वेव्स ऑफ अ सितार, सेम एम्पलीट्यूड, सेम पिच, लेकिन स्टिल दोनों की आवाजें हमें थोड़ा सा अलग महसूस होती हैं। जैसे बीटिंग ऑफ ड्रम काफी लो पिच है, और जो सीटी बजाई जाती है काफी हाई पिच है। इसके बाद लास्ट में ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर वैसे बहुत हल्का सा आपके इसमें दिया है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है, तो हम ये कोचलिया और ये सब चीजों पे ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मैकेनिज्म तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से जब साउंड वेव्स आती हैं तो ईयर ड्रम से टकराती हैं, और ईयर ड्रम में कुछ इस तरीके से 3 हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है, और जिससे कि एग्जैक्टली ये जो सेम डिस्टरबेंस है वो सेम डिस्टरबेंस क्रिएट होता है इस लिक्विड फिल्ड कोचलिया में।
और ये जो लिक्विड फिल्ड कोचलिया है, ये जो स्पाइरल्स आपको दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर सेल्स हैं और ऐसे छोटे छोटे हेयर्स हैं इसके ट्यूब्स में। तो ये हेयर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग हेयर्स को एक्टिवेट करेगा। तो कौन सी जगह के हेयर्स एक्टिवेट हैं, वो सिग्नल आपके पास डेटा कंप्लीट हो जाएगा कि अच्छा ये फ्रीक्वेंसी है तभी इधर वाले हिले हैं, ये फ्रीक्वेंसी है तभी इधर वाले हिले हैं टाइम के साथ। तो ये ऑडिटरी नर्व्स, फिर तो बेसिक मैकेनिज्म ये रहा इसका। तो ये आउटर ईयर हो जाता है, फिर मिडिल ईयर, वो इनर ईयर। और एक और खास चीज, कोचलिया से ही जुड़ा हुआ एक ये आपको सेमी सर्कुलर ट्यूब्स आपको दिखेंगे, इनका काम है बैलेंस बनाना। कि जैसे आप गिरने वाले होते हैं तो आप पता चल जाता है, तो ये इस तरीके से ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर जो लिक्विड भरा है, जब आप अचानक गिरने वाले होंगे या झटका लगेगा तो ये लिक्विड भी मूव करेगा झटके से। तो इस लिक्विड की वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। तो बैलेंस बनाने में ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सीधे चल पाए, बैलेंस बना पाए। तो कानों का काम सुनना भी है एंड बैलेंस बनाना भी है। और इसी वजह से ये जो लिक्विड फिल्ड जो हमारे ईयर्स हैं, इसी वजह से ऐसा होता है जब आप कभी एरोप्लेन में बैठे और एरोप्लेन अचानक से ऊंचाई की तरफ जाता है तो कानों में थोड़ा सा दर्द होता है और कानों में ऐसा लगता है कोई पिचका रहा है कानों को। और एरोप्लेन में ही नहीं, जब आप पहाड़ी इलाकों में जाएं तब भी कानों में दर्द होना शुरू होता है। वो उसका सब रीजन यही है। जैसे ही मतलब आप फील कभी खुद कर पाएंगे इस चीज को कि जैसे बस टर्न लेती है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे कानों में फील होने लग जाएगा, और जैसे बस टर्न होके हेयर पिन बेंड से फिर से एक ऊंचाई पकड़ती है तो हर ऊंचाई के साथ आपको फील होने लगे, जैसे जैसे 5 मिनट, हर 5 मिनट में आपको फील होने लगेगा कि थोड़ा और ज्यादा हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। इसको हिंदी कान बिदकना कहते हैं इसे, जैसे कई लोग। तो प्लेन्स में और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, क्योंकि वही लिक्विड जो कानों का है। और एक और चीज, ये जो ना बसों में या फिर इस तरीके से कई लोग को उल्टी होती है पहाड़ी इलाकों में खास तौर पे, उसका रीजन भी यही चीज है कि जब बॉडी को आदत नहीं होती है इतनी ऊंचाई वाली जगहों में ट्रेवल करने की, और इतनी अचानक से हाइट पकड़ रही है आपकी बॉडी और लगातार ट्रेवल करने की आदत नहीं होती है, तो आपको पता है आप ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन इस समझता है कि मतलब ये इतना हिल रहा है पूरा लिक्विड का सिस्टम कि हमने शायद फूड पॉइजनिंग हुई है, शायद कुछ हमने जहर खा लिया है या कोई नशीली चीज खा ली है। तो ब्रेन सिग्नल करता है कि कुछ हो चाहे ना हो, इस पॉसिबिलिटी को कम से कम खत्म करते हैं। तो जो कुछ भी पेट में है निकालो इसे, और अगर कुछ गड़बड़ खाया है, नशीली चीज या जहरीली चीज, वो हट जाएगी। तो क्या पता ये चीज सॉल्व हो जाए, और नहीं सॉल्व होता तब भी कोई बात नहीं, पहले इसको हटाओ। तो वोमिटिंग वाली फीलिंग आती है। तो ये भी मतलब हमारा बॉडी के फंक्शनिंग का एक ब्यूटी दिखता है यहाँ से। कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद ब्रेन हमारा कैसे रिएक्ट करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं आज का सेशन। कल इस चैप्टर के जो थोड़े बहुत कुछ एक पॉइंट्स कुछ बचे होंगे, वैसे एसेट्स तो कुछ नहीं बचा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर करते करते फिर बाकी चीजों का भी ब्रशअप चलता रहेगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। थैंक यू।